Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. इसके पहले वाले सेशन में हमने पढ़ रखा था किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इस बात को समझने में, इस चैप्टर को समझने में? अगर कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर वेबसाइट पे भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, फेसबुक पे भी पूछ सकते हो। जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो अपने। ओके, सो अब जो है हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसके बारे में बात की थी, इम्प्लांटेशन के बारे में बात की थी कि एम्ब्रियो किस तरह से इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर में। हमने प्लेसेंटा के बारे में बात की थी कि प्लेसेंटा क्या होता है, इसका काम क्या होता है प्लेसेंटा का। ऑलराइट, अब हम इस सेशन में किसके बारे में बात करने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका दे देती हूँ। अब जो है एम्ब्रियो जो है उसको इम्प्लांट होना है यूट्रस के अंदर में। ऑलराइट, तो जो एम्ब्रियो है उसे हर टाइम में कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, उसे केयर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है कि जब हर मंथ एग रिलीज होता है उसी तरीके से हर मंथ यूट्रस अपने आप को रेडी करता है किसके लिए, एक बेबी के लिए, उसकी केयर करने के लिए। ऑलराइट, यूट्रस हर महीने खुद को रेडी करता है किसके लिए, टू रिसीव अ एम्ब्रियो फॉर एन इम्प्लांटेशन। इसके लिए खुद को पहले से रेडी करके रखता है। रेडी कैसे करता है, जो लाइनिंग होती है यूट्रस की उसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, ये क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स जो हैं यूट्रस के अंदर में क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं। ऑलराइट, तो जब भी एग रिलीज होता है उस टाइम पे यूट्रस क्या करता है कि उस टाइम के पहले से, एक्चुअली उससे पहले से यूट्रस खुद को रेडी करके रखता है टू रिसीव अ बेबी, टू रिसीव एन एम्ब्रियो। ऑलराइट, सो जब ये यूट्रस रेडी करता है तो किस प्रकार से रेडी करता है, जो ब्लड सप्लाई होती है वो यूट्राइन वॉल में, यूट्रस के वॉल में बढ़ जाती है। ऑलराइट, एंड जो यूट्रस का वॉल होता है वो थिक हो जाता है ड्यू टू दैट ब्लड सप्लाई। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमेशा तो इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती, हमेशा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है का। ऑलराइट, हर मंथ हो सकता है क्या, नो, नहीं हो सकता है। ऑलराइट, तो जब स्पर्म अवेलेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए तब क्या होता है कि ये जो थिक वॉल है जो इसने अपने आप को रेडी किया है ब्लड सप्लाई से, ये क्या होती है, ब्रेक कर जाती है क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। और जब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तब ये वॉल क्या करती है, ब्रेक कर जाती है। एंड इसकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो भी इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो ब्लड प्रेजेंट होता है, वो किसके थ्रू, वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतना समझ में आ गया। अब हम डेफिनेशन देखेंगे ताकि आपको और क्लियरेंस आ जाए इस चीज में। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल, द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस as blood and mucus is known as menstrual flow, menstrual cycle और periods भी हम इसे कह सकते हैं। ऑलराइट, तो ये जो होता है, ये जो menstrual cycle होता है, ये क्यों जरूरी होता है बॉडी के लिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि वो ब्लड एक्यूमुलेट ना हो सके। ब्लड अगर एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, उसकी क्या होगी, उस वो डिकम्पोज होने लगेगा बॉडी के अंदर में, बॉडी को हार्म भी पहुंचाएगा। ऑलराइट, तो उसका बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। सो इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, पीरियड्स भी कहते हैं। ऑलराइट, अब ये जो लाइनिंग होती है ये बहुत ही सॉफ्ट होती है इसलिए ब्रेक कर जाती है इजीली। ऑलराइट, जब इसे एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता इसमें तो क्या होती है कि
लाइनिंग ब्रेक कर जाती है। जब एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता है तो लाइनिंग ब्रेक करके वजाइना के थ्रू म्यूकस के साथ क्या होती है, शेड आउट हो जाती है बॉडी से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, इट अकर्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म्स नहीं होती, स्पर्म्स अवेलेबल नहीं होते एग को फर्टिलाइज करने के लिए, इसीलिए ये प्रोसेस होता है। ओके, देयर आर सो मेनी टैबूज अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की आपको पूजा नहीं करनी है एंड आपको इधर नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, जमीन पे सोना है। दीज ऑल आर द टैबूज, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि आपको पूजा नहीं करनी है एंड पेड़ पौधों को नहीं छूना है, ये सब बकवास है। इसको आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में स्प्रेड आउट मत कीजिए। वी आर इन द 21st सेंचुरी। ओके, these all are just taboos. Okay, next जो है हमारे पास वो क्या है, reproductive health। टॉपिक जो इसके बाद है वो क्या है, reproductive health। Moving on to the next slide. Okay, now reproductive health में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि reproductive health का मतलब क्या होता है। health in respect to reproduction, health in respect to रिप्रोडक्शन। ओके, अब जो होती है, मैंने आपको बताया पिछले सेशंस में भी कि रिप्रोडक्टिव एज होती है तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। अ पर्सन इज देन एबल टू रिप्रोड्यूस, अ पर्सन इज देन able to reproduce. Now, अब अगर reproductive age आ गया, you are able to reproduce, that doesn't mean that you can reproduce. हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी reproductive age आ गई है तो that means you can राइज अप बेबीज, दैट इज नॉट द थिंग। ओके, इसमें क्या हो सकता है, बहुत तरह के प्रेशर्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स का प्रेशर हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है टू गेट मैरिड एंड रेज चिल्ड्रंस, बट ऐसा नहीं होता। एंड ये एक विमेन के लिए भी बहुत बड़ी बात है अगर उसकी बॉडी रेडी नहीं है चाइल्ड बर्थ के लिए। ऑलराइट, so if you are reproductively mature, that doesn't mean that you can raise kids. Okay, so next thing अगर क्या है कि सबसे ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के होते हैं if you have an intercourse और if you are intimate. Okay, so इन चांसेस को, प्रेगनेंसी के चांसेस को कम करने के लिए हमने क्या किया गया है, हमने बहुत सारे टेक्निक्स बनाए। अब बोलोगे क्यों कम करना है चांसेस। ओके, तो जब ये इंटीमेट कनेक्शन है ये एक, तो इसमें कोई भी अचंभे की बात नहीं है कि डिजीजेस भी स्प्रेड हो सकते हैं। ऑलराइट, फिजिकल कनेक्शन से क्या हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के डिजीजेस स्प्रेड हो सकते हैं। ये डिजीजेस क्या है, फर्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे गोनोरिया, साइफिलिस एंड वायरल इन्फेक्शंस भी जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं वो भी हो सकते हैं, जैसे वॉर्ड्स और HIV एड्स जो कि बॉडी फ्लूइड्स से क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हो सकते हैं। इनसे बच कैसे सकते हैं हम लोग, इनसे मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन से बचा जा सकता है। अब ये जो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को रोकने के काम आते हैं, इनका काम दो है। पहला तो मैंने बताया कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के काम आते हैं, एंड नेक्स्ट दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ऑलराइट, तो हम देखते हैं कि ये कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, दैट इफ, तो सबसे पहला जो बेसिक मेथड है। ओके, सो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कितने कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे कैसे इन्हें कैरी आउट किया जाता है, हम देखते हैं। सबसे जो बेसिक मेथड होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल बैरियर। ओके, if we create a barrier then we can prevent the movement of sperms into the vagina. Okay, ऐसा ही एक बैरियर होता है, what, condoms for men and women both. Okay, if condoms are worn on the penis or on the vagina, then we can prevent the
फ्लो ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द पेनिस टू वजाइना। ये क्या होते हैं? मैकेनिकल बैरियर होते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बस एक बैरियर क्रिएट कर दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होता है ये, क्योंकि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते एंड ये मे और मे नॉट कभी कभी क्या होता है कि ये नहीं कर पाते, फ्लो ऑफ स्पर्म्स को रोक नहीं पाते इनटू द वेजाइना। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि हार्मोनल बैलेंस को, बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं एंड देन ये एग रिलीज ही नहीं होने देते। ऑलराइट, एग रिलीज होता ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन की बात ही नहीं आती। ये क्या करते हैं? हार्मोनल लेवल्स को ऊपर नीचे करके क्या कर देते हैं? बॉडी में एग रिलीज को रोक देते हैं। सेम काम क्या करते हैं? कॉपर टी भी सेम काम करता है। कॉपर टी क्या होता है? यूट्रस के अंदर में इंसर्ट कर दिया जाता है एंड इनमें से कुछ ऐसे आयंस रिलीज होते हैं जो कि एग रिलीज को होने नहीं देते, फेवर नहीं करते। ऑलराइट, अब इसका क्या साइड इफेक्ट है? बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, जैसे कि हेयर लॉस हो सकता है, डॉर्मेंसी ऑफ ओवरीज हो सकती है, ओवरीज डॉर्मेंट हो जाती हैं एंड कॉपर टी का भी ऐसा ही कुछ होता है, इरिटेशन होने लगती है यूट्रस में, ऐसा कुछ इनका साइड इफेक्ट्स हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है? वॉसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ओके, वॉसेक्टोमी में हम क्या करते हैं कि जो वॉस डिफरेंस है, जहां से कि स्पर्म्स ट्रैवल करके जाते हैं यूरेथ्रा तक, उसे हम कट करके टाई कर देते हैं, तो स्पर्म्स ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन की कोई बात ही नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में भी हम सेम करते हैं, फलोपियन ट्यूब्स को काट के, जहां से कि ओवम क्या करता है? ट्रैवल करके जाता है यूट्रस तक, जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, तो उसे कट करके हम टाई कर देते हैं ताकि एग रिलीज हो तो भी फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। ओके, ये हुए क्या? सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स इन द लॉन्ग रन बहुत ही हेल्प करते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता है इनका एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट देखते हैं सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो भी गई तो हम क्या करते हैं? उसे सर्जरी से क्या कर सकते हैं? हटवा सकते हैं, अबॉर्शन जिसे हम कहते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं। ऐसे तो क्या है कि अबॉर्शन बैन है सब जगह में, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड्स का बहुत सारा अबॉर्शन हो चुका है। सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद क्या करते हैं? पेरेंटल अबॉर्शन करवा देते हैं कि अरे ये तो लड़की है, मार दो इसे। ओके, सो इसीलिए क्या हो सकता है? इस पे बैन लग चुका है यहाँ पे। एंड अब ये हमारे बात की किसके बारे में? मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो गाँव के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि फीमेल फीटिसाइड्स को अबॉर्शन करवा देते हैं, मरवा देते हैं या फिर मार देते हैं। ओके, देन क्या होता है कि सेक्स रेशियो जो है, बॉय एंड गर्ल का जो सेक्स रेशियो है, जो कि क्या होना चाहिए? बैलेंस रहना चाहिए, उसका बैलेंस खराब होता है। इस खराब बैलेंस की वजह से क्या होता है कि बॉयज का रेशियो बढ़ता है, गर्ल्स का कम होता जाता है। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट थिंग इज क्या? पॉपुलेशन कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल। इसके बारे में छोटा सा टॉपिक है, हम बात कर लेते हैं जल्दी से। पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है? अगर किसी भी जगह की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड्स पे अफेक्ट पड़ेगा। ऑलराइट, लिविंग स्टैंडर्ड्स पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सबके लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या होंगे? अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर ज्यादा पैसा चाहिए भाई, पॉपुलेशन कम रहेगी तो सबका लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छा होगा। ऑलराइट, इसीलिए गवर्नमेंट एजेंसीज ये सारे लॉज लगा के रखे हुए हैं कि आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं पे हॉस्पिटल्स में लिखा रहता है बच्चे दो ही अच्छे। तो ये सारे क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल की स्ट्रैटेजीज हैं जो कि यूज होते हैं हमारी कंट्री में। ऑलराइट, ये सब के ऊपर में ज़्यादा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा? हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि
बडिंग हो सकती है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, ये सारी चीजें हमने देखी। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी देखा, ह्यूमंस भी देखा। अब इसमें जितने भी डायग्राम्स आते हैं, जैसे कि पॉलिनेशन का डायग्राम हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इनकी लेबलिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आती है। एंड एक एक पार्ट का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के लिए। ऑलराइट, अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।